बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज हब। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेट। जैसा कि आपके इल्म में है कि सोशल साइंसेज़ के मुख्तलिफ़ मॉड्यूल्स हैं, तो उनमें से जो फर्स्ट मॉड्यूल हमने कंप्लीट किया है वो है सोसाइटी, जो कि सोशियोलॉजी से लिया गया था। और अब ये हमारा सेकंड मॉड्यूल है जो कि पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है और इसका नाम है स्टेट। इसका जो पहला ही चैप्टर है वो स्टेट एंड कॉलोनियलिज्म पर मुश्तमिल है। तो फ़िलहाल पहले मैं स्टेट को एलेबोरेट करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में कॉलोनियलिज्म के हवाले से भी गुफ्तगू करूँगा। फ़िलहाल आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये स्टेट लिखा हुआ है और इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट मैप जो है वो आपके सामने बनाया गया है। मैं आपको अक्सर क्लासेस में बताता रहता हूँ कि जब आपके सामने एक स्केच हो तो फिर उसे लफ्ज़ों और जुमलों में तरतीब देकर ख़ुद आप अपनी तरफ से सेल्फ़ राइटिंग करते हुए क्वेश्चन बनाया करें। फिर इंशाल्लाह आपको इम्तिहानात में किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं। ये स्टेट, पहले मैं थोड़ा सा इस स्केच को समझा दूँ। आपको नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ स्टेट, और स्टेट को मैंने 5 मुख्तलिफ़ एंगल से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अगर हम इसको फर्दर एलेबोरेट करें तो इससे भी बहुत ज़्यादा तफसीली चीज़ें इसमें हो सकती हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है जितनी एडीए, एडीएस और बीएस के लोगों को जिस हद तक ज़रूरत पड़ सकती है उसी तक लिमिटेड रहते हुए मैंने इसको एलेबोरेट करना है। तो स्टेट को मैंने 5 मुख्तलिफ़ ज़ावियों से यहाँ आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। मैंने साथ में नंबरिंग की हुई है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। नंबर 1, पहले हम नंबरिंग पे गौर कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा इस कॉन्सेप्ट मैप को समझ सकें। नंबर 1 पे मैंने एक एरो लगाया स्टेट के। अगर आप देखें आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है नंबर 1 पे मीनिंग, यानी स्टेट का मीनिंग क्या है। और उसके थोड़ा सा नीचे देखें तो नंबर 2 पे आपको ओरिजिन नज़र आ रहा है, यानी हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टेट का मीनिंग क्या है, स्टेट का ओरिजिन क्या है, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। नंबर 3 पे आपको नज़र आ रहा है एक पॉइंट ऑर्गन्स, यानी मीनिंग, ओरिजिन, ऑर्गन्स। और स्टेट के ऊपर देखिए नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है फॉर्म्स। वो जगह कम थी बोर्ड के ऊपर तो मैंने उसको ज़रा मुख्तसर कर दिया है। आपको नज़र आ रहा है नंबर 4 पे लिखा हुआ है फॉर्म्स, और आगे पीआर लिखा हुआ है यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म, और एक लिखा हुआ है पीएआर यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म। मैं अभी सबकी वजाहत करता हूँ। इसी तरह से अगर आप अपने स्क्रीन पे बिल्कुल सेंटर में बॉटम में देखें तो नंबर 5 पे आपको स्ट्रक्चर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो एक दफ़ा मेरे साथ फिर दोहरा लीजिए कि स्टेट को हम 5 मुख्तलिफ ज़ावियों से स्टडी करेंगे। नंबर 1 मीनिंग, नंबर 2 ओरिजिन, नंबर 3 ऑर्गन्स, नंबर 4 फॉर्म्स एंड नंबर 5 स्ट्रक्चर। नंबर 1 मीनिंग, नंबर 2 ओरिजिन, नंबर 3 ऑर्गन्स, नंबर 4 फॉर्म्स एंड नंबर 5 स्ट्रक्चर। यानी 5 मुख्तलिफ ज़ावियों से आप देखेंगे कि स्टेट के बारे में हमारे पास क्या तफसीलात हैं। नंबर 1 मीनिंग। मीनिंग में आप देखिए एक तरफ लिखा हुआ है पॉलिस, POLIS, पॉलिस, और नीचे लिखा हुआ ग्रीक, यानी जो ग्रीक्स हैं वो स्टेट के लिए पॉलिस का वर्ड यूज़ करते हैं। पॉलिस का मतलब है सिटी स्टेट या सोवरेन स्टेट, आज़ाद या खुद मुख्तार रियासत। इसका दूसरा मीनिंग आपको ऊपर नज़र आ रहा है पोलिशियस, POLICIOUS, पोलिशियस। ये लैटिन लैंग्वेज में सिटी स्टेट को कहा जाता है पोलिशियस। और अगर आप मीनिंग के नीचे वाली साइड पे देखिए तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है सिविटास, और नीचे लिखा है रोमन्स, यानी रोमन्स जो हैं वो इसको सिविटास कहते हैं। तो आइए एक दफ़ा दोहरा लीजिए, स्टेट के 3 मीनिंग हो सकते हैं, यानी पोलिशियस लैटिन लैंग्वेज के मुताबिक, और पॉलिस, पॉलिस ग्रीक के मुताबिक, और सिविटास रोमन्स के मुताबिक। ये हो गया स्टेट का मीनिंग। और नंबर 2 पे देखिए ओरिजिन। तो ओरिजिन में आगे लिखा हुआ है ग्रीक सिटी स्टेट्स। वैसे ओरिजिन की बहुत लंबी तफसील है, शायद क्लास में भी मैंने आपको बताया होगा कि ओरिजिन वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिजिन क्या है, ग्रीक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा इख्तसार को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ ग्रीक्स का तज़किरा कर रहा हूँ। ग्रीक सिटी स्टेट्स। तो ग्रीक सिटी स्टेट्स के नीचे आपको एक एरो नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है एथेंस, ATHENS, एथेंस। और एथेंस के आगे एरो लगा हुआ है डेमोक्रेसी, यानी जो यूनान की रियासतें थी, सिटी स्टेट्स, शहरी रियासतें, उनमें एक बड़ी मशहूर रियासत थी एथेंस। वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता था आज से 5000 साल पहले।
और दूसरी अहम रियासत जो शहरी रियासत थी यूनान में, दैट वाज स्पार्टा, SPARTA, स्पार्टा। तो वहाँ पर देखिए स्पार्टा के आगे एरो लगा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे देखिए, स्पार्टा के आगे एरो लगा हुआ है, डिक्टेटरशिप। यानी स्पार्टा से रूट्स मिलती हैं डिक्टेटरशिप की, ओलिगार्की की, अनार्की की, और एथेंस से जो है वो रूट्स मिलती हैं डेमोक्रेसी की। यहाँ पे इसके नीचे ही आप देखिए सिटी स्टेट्स के नीचे ही एक एरो लगा के मैंने 3 फिलोसफर्स का तज़किरा किया है। ये भी ग्रीक सिटी स्टेट से रेलिवेंट है। नंबर 1 सोक्रेटिस, SOCRATES। मैं इसलिए स्पेलिंग भी कहीं कहीं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कहीं कहीं पे जहाँ आपको उलझन हो सकती है वहाँ पे मैं स्पेलिंग भी साथ बोल रहा हूँ। सोक्रेटिस, SOCRATES, सोक्रेटिस यानी सुकरात। और उसके नीचे लिखा हुआ प्लेटो यानी अफलातून, और उसके नीचे लिखा हुआ अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। और उससे निचली लाइन में आपको नज़र आ रहा है 159 स्टेट्स, यानी शहरी रियासतें जो थी यूनान की, उनकी कुल तादाद 159 थी। कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी स्टेट्स वर देयर इन ग्रीक 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले शहरी रियासतों की तादाद कितनी थी यूनान में? दैट वाज 159 स्टेट्स। और ये 159 स्टेट्स जो हैं दे वर कॉल्ड सिटी स्टेट्स। वहीं से शहरी रियासत का एक तस्वर जन्म लिया। उसके बाद बहुत ही अहम चीज़ है कि ऑर्गन्स ऑफ स्टेट क्या हैं। इसके ऊपर तो अलहदा से आपको पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है ऑर्गन्स ऑफ स्टेट के ऊपर। मिड में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और फाइनल में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट के ऑर्गन्स क्या हैं। यानी पूरा स्टेट पूछने की बजाय अकेले ऑर्गन्स। तो आप देखें आधे से ज़्यादा वाइट बोर्ड इस वक्त आपको भरा हुआ नज़र आ रहा है ऑर्गन्स की वजह से। तो अभी भी ऑर्गन्स के सिर्फ मैंने मुख्तसर नाम लिखे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल उनकी मैंने नहीं लिखी, सिर्फ मुख्तसर नाम लिखे हैं। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है ये BS इंग्लिश का, जो पुराने सिलेबस के मुताबिक BS इंग्लिश कर रहे हैं उनके 3rd सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस है, तो उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी, ये वाला लेक्चर मुफीद हो सकता है। ऑर्गन्स ऑफ स्टेट कौन कौन से हैं? देखिए ऑर्गन्स नंबर 3 पे ऑर्गन्स आपको नज़र आ रहा है, और उसके आगे 4 एरो लगे हुए हैं। नंबर 1 पॉपुलेशन यानी आबादी, नंबर 2 टेरिटरी यानी इलाका, नंबर 3 गवर्नमेंट यानी हुकूमत, एंड नंबर 4 सोवरेनिटी यानी इक़्तिदार आला। अब ये है स्टेट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। ऑर्गन्स ऑफ स्टेट यानी पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, यानी आबादी, इलाका, हुकूमत और इक़्तिदार आला। ये 4 चीज़ें। मैं साथ साथ कहीं कहीं उर्दू भी का भी सहारा लेता हूँ इन टर्मिनोलॉजी के लिए, ताकि अगर कोई कहीं ये वीडियो देख रहा है और वो इसको उर्दू मीडियम में करना चाहता है तो वो भी उससे फ़ायदा उठा सके। अदरवाइज़ ADA, ADS और BS में तो ये प्योरली इंग्लिश मीडियम में है, वहाँ तो उर्दू मतलब बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट यानी जो स्टेट के अज्ज़ाए तरकीबी हैं, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, और इसके लिए यूज़ हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, और इसके लिए यूज़ हो सकता है जी इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्टेट, और जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है ऑर्गन्स ऑफ स्टेट भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक रियासत के अज्ज़ाए तरकीबी क्या होते हैं, रियासत किन अशिया से, किन अज्ज़ा से मिलकर बनती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ पॉपुलेशन है, आबादी। आबादी के बारे में प्लेटो ने कहा था कि आइडियल आबादी 5040 लोगों पर मुश्तमिल होती है। रूसो का कहना है कि आइडियल आबादी 10,000 तक हो सकती है। और अरिस्टोटल ने इस हवाले से एक सियासी बयान दिया, उसने कहा जी नाइदर स्मॉल नॉट लार्ज, यानी आबादी ऐसी होनी चाहिए जो ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना बहुत ज़्यादा छोटी हो, यानी एक एतदाल वाला रवैया हो आबादी। अब लेकिन एक चीज़ अहम यह है कि आबादी को आप फिक्स नहीं कर सकते। आबादी को आप इसलिए फ़िक्स नहीं कर सकते कि दुनिया में कुछ ऐसे छोटे छोटे जजीरे मौजूद हैं जहाँ पे सिर्फ चंद हज़ार की आबादी है, और दुनिया के अंदर चाइना और इंडिया और पाकिस्तान और अमेरिका जैसे कंट्रीज़ मौजूद हैं जहाँ पर आबादी करोड़ों में है। बल्कि चाइना और इंडिया में तो आप यूँ समझिए कि पूरी दुनिया की अगर 7 अरब आबादी है तो उसमें से तकरीबन 3-3.5 अरब तो इन 2 कंट्रीज़ के अंदर ही मौजूद है। तो आप हर कंट्री को बराबर की आबादी तकसीम करके नहीं दे सकते, और ना ही इसकी कोई लिमिट फ़िक्स कर सकते हैं कि बस इतनी ही आबादी होनी चाहिए। तो ये एक एंडलेस चीज़ है, ये मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है। और नंबर 2 पे लिखा है टेरिटरी। इसके आगे भी आप देखिए मैंने लिखा है मिनिमम और मैक्सिमम, MIN और MAX, यानी ये कम से कम भी हो सकता है इलाका और ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इलाके में भी आप देखिए, मैं आपको अंदाजे से चंद एक मुल्कों का रकबा बता देता हूँ। अगर आप इसको एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट देखना चाहें तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं किस कंट्री का इस वक्त कितना एरिया है।
मिसाल के तौर पे मैं रफली बता रहा हूँ, यानी एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं है, मैं रफली एक मोटा सा अंदाज़ा बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का कुल रकबा किताबों में 7,96,096 मुरबा किलोमीटर भी लिखा हुआ है, और नेट के मुताबिक ये 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर भी है। तो आप इस रफली ये ज़िम्मे रख लें कि चलो हमारा रकबा तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के लगभग है, और इंडिया का तकरीबन 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा, यानी हमसे 4 गुना बड़ा है। इसी तरह बांग्लादेश तकरीबन 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और रशिया रशिया जो रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर्स पर मुश्तमिल है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा, बल्कि कहीं तो कहते हैं कि इसका साइज़ तकरीबन अंटार्कटिका जैसा है। तो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, यू नो वेरी वेल कि दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं। तो वो जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से एक अंटार्कटिका भी है। उसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पे वो उसका रकबा तकरीबन 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी कमी बेशी हो सकती है। तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन -50 से -70 तक रहता है पूरा साल, और वहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है कि अगर आप गहराई में मापना चाहें तो तकरीबन 5 किलोमीटर तक गहराई में आपको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। इसीलिए जो है वहाँ पे किसी की आबादी नहीं है, कोई आबादकारी नहीं है, तो वो खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी का आबाद होना नामुमकिन जैसा है। कल कलां को कोई ऐसी जोग्राफियाई तब्दीलियाँ आ जाएँ या कोई ऐसी मौसमियाती तगय्युरात आ जाएँ तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल जो हालात हैं, जो मारूज़ी हालात हैं, उसके मुताबिक तो वो खाली पड़ा हुआ, वहाँ पे किसी का भी कब्ज़ा नहीं है। तो उसके बाद आप देखते हैं टेरिटरी जो है मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। आगे मैंने इसको कंक्लूड किया है कि नॉट फिक्स्ड, यानी कि टेरिटरी भी कोई फिक्स नहीं होती। नंबर 3 पे देखिए गवर्नमेंट, बहुत अहम चीज़ है। तीसरा जुज़ है गवर्नमेंट। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। रियासत और हुकूमत में क्या फ़र्क होता है? तो गौर कीजिए, रियासत जो है वो एक बहुत बड़ी इकाई है, उसके अंदर तो पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी चारों चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इसका एक जुज़ है। तो गवर्नमेंट एक छोटी चीज़ है और स्टेट एक बहुत बड़ी इकाई है। तो गवर्नमेंट के अंदर भी 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। नंबर 1 पे लेजिस्लेचर, मैंने आगे NA और SEN लिखा है, यानी लेजिस्लेचर जो है वो नेशनल असम्बली और सैनेट पे मुश्तमिल हो सकता है। हर मुल्क ने नाम नेशनल असम्बली या सैनेट नहीं रखा, मुल्कों ने, हर कंट्री ने अपने हिसाब से नाम रखे हुए हैं। जैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कह देते हैं, या इंडिया में लोकसभा और महासभा कह देते हैं, या कहीं पे पार्लियामेंट कहते हैं, कहीं कांग्रेस कहते हैं, कहीं डोमा कहते हैं। तो मुख्तलिफ नाम इसके लिए यूज़ होते हैं। अलबत्ता गवर्नमेंट का जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है दैट इज़ लेजिस्लेचर, यानी कानून साज इदारा। उर्दू में इसे मुकन्नना भी कहते हैं, यानी कानून साज इदारा। और दूसरा अहम जुज़ जो गवर्नमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है दैट इज़ एग्जीक्यूटिव, यानी आमला। इसमें कैबिनेट शामिल होती है, और कैबिनेट के अंदर आपको पता है कि वज़रा होते हैं, और वज़रा को चेयर करते हैं, उनके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है मुल्क का। और नंबर 3 पे आप देख रहे हैं जुडिशरी। तो ये जहाँ जुडिशरी का आगाज़ होता है, वहाँ से वो सारी चीज़ें लॉ के स्टूडेंट्स का जो है वो बन जाती हैं, उनका फ़ोकस बन जाती हैं। बहरहाल यहाँ पे मैंने मुख्तसर सा उसका लिखा है कि जुडिशरी जो है उसको भी आगे फर्दर सब डिवाइड किया जाता है। पहले तो मुल्की सतह पे सुप्रीम कोर्ट कायम किया गया है, फेडरल शरीयत कोर्ट कायम की गई है हुदूद ऑर्डिनेंसेस वगैरह की केसेस को देखने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अदालत उज़्मा या अदालत आलिया है पाकिस्तान के अंदर, और उसके नीचे फिर नीचे आपको HC लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज़ हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के नीचे फिर हाई कोर्ट्स हैं। फिर आगे यहाँ बोर्ड पे जगह ख़त्म हो गई, आगे फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सेशन कोर्ट्स वगैरह होते हैं, और फिर लोअर कोर्ट्स होते हैं। तो ये एक पूरा सेटअप है। हमारा जो अभी फ़िलहाल जो जानने का मकसद है वो सिर्फ इतना है कि स्टेट क्या है। स्टेट 4 ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। और इनमें से गवर्नमेंट आगे 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का मतलब है मुकन्नना, यानी कानून साज इदारा। गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का मतलब है आमला, यानी कि अमल करवाने वाला इदारा, और जुडिशरी का मतलब है अदलिया। तो अगर आप बहुत सादा लफ्ज़ों में कहना चाहें तो हुकूमत का निज़ाम ऐसे चलता है कि लेजिस्लेचर यानी मुकन्नना कानून बनाता है, और एग्जीक्यूटिव कानून पे अमल करवाता है, और जुडिशरी जो अमल ना करे उसको सज़ा देती है।
तो लेजिस्लेचर के बारे में आप मज़ीद ये लिख सकते हैं कि इसमें बाज़ ममालिक ने इसके ऊपर 2 हाउसेस बनाए हुए हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, 2-2 हाउसेस बनाए हुए हैं। अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन में 2 हाउसेस बनाए हैं तो उसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, और अगर एक हाउस बनाया हो तो उसे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। यानी जैसे पाकिस्तान में 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली नेशनल असम्बली थी, सेनेट नहीं था। फिर इसी तरह से 1962 का जो हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसमें भी नेशनल असम्बली थी, सेनेट नहीं था, यानी कि वो यूनिकैमरल थे दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 का भी और 1962 का भी। फिर 1973 में जाके 1973 में हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, दैट वाज बाई कैमरल। उसके अंदर 2 हाउसेस बनाए गए थे, नेशनल असम्बली भी और सेनेट भी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कहीं किसी जब लेजिस्लेचर पे डिटेल में बात करेंगे तो मैं आपको वजह बताऊंगा कि नेशनल असम्बली और सेनेट से क्या फ़ायदा हासिल होता है, और जब हमने सेनेट नहीं बनाया था तो हमारा क्या नुकसान हुआ, और जब हमने सेनेट बनाया तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। इस हवाले से काफ़ी लंबी तफसीली वीडियो मैं इंशाल्लाह जारी करूँगा। चौथा ऑर्गन देखिए, ऑर्गन ऑफ स्टेट है सॉवरेनिटी, यानी इक़्तिदार आला। इक़्तिदार आला के आगे आपको 2 एरो नज़र आ रहे हैं, इंटरनल INT और एक्सटर्नल EXT, यानी इक़्तिदार आला की वैसे तो इसकी बहुत किस्में हैं। कोई हकीकी इक़्तिदार आला होता है, आइनी इक़्तिदार आला होता है, अवामी इक़्तिदार आला होता है, अस्करी इक़्तिदार आला होता है। लेकिन यहाँ पे फ़लसफ़ियाना तौर पे मैं सिर्फ 2 पर इक्तफ़ा कर रहा हूँ कि इंटरनल सॉवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या होती है। तो इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब है कि आप मुल्क के अंदर कोई भी कानून नाफिज कर सकते हैं, बतौर हुकूमत आप अपनी रिट नाफिज कर सकते हैं, और आपको कोई मुल्क के अंदर किसी किस्म की रुकावट दरपेश नहीं है, ना किसी इदारे की तरफ से, ना किसी प्रेशर ग्रुप की तरफ से, और ना किसी ऐसी सरकारी या गैर सरकारी अस्करी या गैर अस्करी तंजीम की तरफ से आपके ऊपर कोई प्रेशर है, और आप अपनी तमाम तर पॉलिसीज़ को आप ख़ुद इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। आपके पास पावर है, इक़्तिदार आला है, जो कि इस्लामी नुक्ता नज़र से इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। और बाकी मुल्कों ने इसको मुख्तलिफ़ तरह से एट्रीब्यूट किया है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि इक़्तिदार आला की ताकत जो है वो अवाम के पास है, किसी ने कहा बादशाह के पास है, किसी ने कहा कि अदालतों के पास है। लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र ये है, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है 1949 की, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा 1956 का, 62 का, 73 का, सब में प्रीएम्बल के तौर पे यही बताया गया है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। तो सोवरेनिटी का जो असल हकदार है, जो मालिक है, वो अल्लाह की ज़ात है, और जो हुक्मरान है वो उस ताकत को बतौर अमानत इस्तेमाल करेंगे। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी जो है वो आपको अगर हासिल है तो आप मुल्क को चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं। इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब हो गया कि मुल्क के अंदर अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में आपको कोई रुकावट, कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं है। और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई पॉलिसी नाफिज करते हैं तो आपके ऊपर कोई बैरूनी दबाव भी नहीं है। अगर आपके ऊपर अंदरूनी और बैरूनी दबाव नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी हासिल है। अच्छा, आप देखिए ये इंटरनल और एक्सटर्नल के नीचे ही देखिए, तकरीबन वाइट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में बॉटम के पास आपको नज़र आएगा 5वां, नहीं पहले मुझे चौथा कंप्लीट करना चाहिए था। स्टेट के ऊपर आप देखिए, जहाँ पे स्टेट की हेडिंग दी है, बिल्कुल सेंटर में टॉप के ऊपर देखिए नंबर 4 लिखा हुआ है, यानी फॉर्म्स ऑफ स्टेट, और 2 फॉर्म्स का यहाँ पे तज़किरा किया है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इनके बारे में बस एक एक जुमला आप याद रख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें तमाम तर इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास होते हैं, और वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं किया जाता, उसमें वज़ीर आज़म होता ही नहीं। और दूसरी चीज़ जो पार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री में तमाम तर इख्तियारात का मरकज़ व महवर वज़ीर आज़म होता है, और सदर मौजूद होता है, लेकिन वो सदर बराए नाम होता है, टाइटुलर हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है। बल्कि बाज़ तो उसके लिए रबर स्टैंप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वो महज एक रबर स्टैंप होता है, यानी वो उसके पास इख्तियारात नहीं होते, और जो भी काम किया जाता है, प्रेसिडेंट जो भी अपॉइंटमेंट्स करता है, सिलेक्शन करता है, दैट इज़ डन एट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
तो हर काम वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे से करता है, वज़ीर-ए-आज़म के कहने से करता है, उसके पास कुछ ज़ाती इख्तियारात नहीं होते। जब हम पाकिस्तान के डायनामिक्स के हवाले से डिस्कस करेंगे ना आगे चल के वीडियोज़ में, तो फिर मैं उसकी वज़ाहत करूँगा कि पाकिस्तान में, क्योंकि आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि पाकिस्तान में कौन-सा निज़ाम चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। ये पार्लियामेंट्री फ़ॉर्म है, प्रेसिडेंशियल फ़ॉर्म है, कभी यहाँ पे सदर असम्बलियाँ तोड़ रहा है, कभी यहाँ पे मार्शल लॉ लग रहा है, तो कभी यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, कभी इलेक्शन नहीं हो रहे, कभी इतने तवील अरसा गुजर 47 में पाकिस्तान बना और 70 में जाके इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शंस। तो कभी इलेक्शन होने पे आते हैं तो जनाब पहले 88 में होते हैं, फिर 90 में होते हैं, फिर 93 में होते हैं, फिर 96 में होते हैं। तो ये क्या सारा ये डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अलहदा से टॉपिक होगा, ये किसी और चैप्टर में इस पे बात करेंगे। फ़िलहाल इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ स्टेट में जनाब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तमाम तार इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास होते हैं, वज़ीर आज़म नहीं होता, जैसा कि अमेरिका में है। कभी आपने ख़बरों में सुना हो कि अमरीकी वज़ीर आज़म ने ये कहा, अमेरिका में वज़ीर आज़म है ही नहीं, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इसी तरह से कभी आपने ये भी नहीं सुना कि बरतानिया में सदर ने ये कहा, बरतानिया ने सदर का ओहदा ही नहीं रखा, वहाँ पे बादशाह या मलका है और वज़ीर आज़म है। तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वज़ीर आज़म के पास तमाम तर इख्तियारात होते हैं और सदर होता है, लेकिन बराए नाम होता है, टाइटुलर हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है। पाकिस्तान ने 1956 में पार्लिमानी निज़ाम का तजुर्बा किया, 1962 में सदारती निज़ाम का तजुर्बा किया, 1973 में दोबारा से पार्लिमानी निज़ाम पर पाकिस्तान आ गया। तो आखिरी चीज़ जो आज की इस लेक्चर की, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 5, आप वाइट बोर्ड के सेंटर बॉटम में ज़रा देखिए, नंबर 5 पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ, आगे लिखा है डेमो और डिक्ट यानी डिक्टेटरशिप, एक डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे सिस्टम डिस्कस हो सकते थे, ओलिगार्की डिस्कस हो सकता है, अनार्की डिस्कस हो सकता है, किंगशिप या मोनार्की डिस्कस हो सकता है, या प्लूरल एग्जेक्टिव का क्या सिस्टम होता है, यानी इस तरह की चीज़ें इसमें आ सकती हैं, लेकिन मैंने थोड़ा इसको इख्तसार देने की कोशिश की है। तो स्ट्रक्चर में आप दो चीज़ें जो हैं वो याद कर लें कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है या फिर डिक्टेटरशिप होती है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपने बाकायदा वोट दिए, वोटिंग के ज़रिए से आपने अपने वज़ीर आज़म का इंतख़ाब किया, चीफ़ एग्जेक्टिव का इंतख़ाब किया, बाकी तमाम इदारों का इंतख़ाब किया और इस तरह से आपके मुल्क का निज़ाम चला, तो ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को अब्राहम लिंकन ने बड़ा खूबसूरती से डिफ़ाइन किया है। मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आई है उन सब की डेफिनेशंस शामिल करूंगा। इससे पहले आपने मेरी सोशियोलॉजी की एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने टॉप 10 डेफिनेशंस दी हैं। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस का जो मॉड्यूल है इसमें से भी मैं डेफिनेशंस निकाल के, क्योंकि कभी कभी लगता है हमें कि ये लफ्ज़ हमारे लिए आसान है, हम मुल्क व कौम या रियासत या मिल्लत ये अल्फाज आम इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन हमें इनकी डेफिनेशन करनी नहीं आती। तो इनकी एग्जैक्ट और एक्यूरेट वर्डिंग के साथ डेफिनेशंस भी मैं इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो में अपलोड करूँगा। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है स्टेट की वो डेमोक्रेटिक हो सकती है। अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी लोगों के ज़रिए, लोगों के लिए, लोगों के ऊपर हुकूमत को जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत लफ्ज़ जमहूर से निकला है, जमहूर का मतलब अवामुन्नास है और रियत का मतलब हुकूमत करना है, यानी अवामुन्नास की हुकूमत। तो अवामुन्नास कैसे हुकूमत करते हैं, ये भी एक अलहदा वीडियो में डिस्कस होगा इंशाल्लाह। उसमें हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि जब एक वोटर वोट डालता है तो फिर कौन सा मैकेनिज़्म है जो इग्नाइट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है और पूरे मुल्क का जो सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है एक तरह का पब्लिक एडमिन का, वो कैसे बनता है, वो इंशाल्लाह किसी अलहदा वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आगे है जी डिक्टेटरशिप यानी आमरीत। तो आमरीत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत होता है जिसमें कोई आमिर यानी कोई अस्करी क़ुव्वत रखने वाला, कोई फ़ौजी जर्नैल जो हुकूमत पे बड़ा आम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, शब खून मारता है और हुकूमत में आ जाता है, गन पॉइंट पे आके गवर्नमेंट कर लेता है और उसके पास बड़ा तवील मार्जिन होता है, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं होता। वो एक आमिर और मुतलकुल अनान डिक्टेटर होता है और उसके ऊपर कोई कानूनी कदगन लगाना भी मुश्किल होता है और उसके पास कोई फ़िक्स टाइम भी नहीं होता, यानी जैसे हम बाकी टेन्योर सेट करते हैं ना, अमेरिका में 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान में 5 साल बाद, इंडिया में 5 साल बाद। तो डिक्टेटरशिप का कोई ऐसा स्केड्यूल नहीं होता कि ये कितने अरसे के लिए होगी। कहीं
अगर हम पूरे वर्ल्ड का जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को देखते हैं तो नज़र आता है कि कई मुल्कों में 11-11 साल तक डिक्टेटरशिप रही है, कहीं पे 30-30 साल तक भी रही है। तो इसका कोई यानी परमानेंट पैटर्न नहीं होता, सेट पैटर्न नहीं होता। बस ये ऐसा है कि गन पॉइंट पे ये हुकूमत हासिल की जाती है और जितना अरसा तक हुकूमत को वो बंदा मेंटेन रख सकता है उतनी देर तक रखता है। ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनाता है जिससे वो अपनी हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग कर सकता है। तो ये एक मुल्कों के लिए इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। जो भी मैन मेड सिस्टम्स हैं, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, इनके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ ना कुछ नुकसानात हैं। तो इंशाल्लाह एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जाके मैं आपको ये कंपैरिजन दूंगा कि डेमोक्रेसी के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं और डिक्टेटरशिप के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो अगर मैं 2-4 जुमलों में अपनी इस तकरीबन 25-26 मिनट की पूरी वीडियो को अगर मैं 2-4 लफ्ज़ों में 2-4 लाइनों में वाइंड अप करना चाहूँ तो इस तरह से वाइंड अप हो सकती है कि जनाब स्टेट जो है वो 5 किस्म के मुख्तलिफ़ ज़ावियों से स्टडी की जा सकती है। स्टेट का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, फिर स्टेट के का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, स्टेट के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, स्टेट की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं और स्टेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने काफ़ी मुख्तसर करने की कोशिश की लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ टाइम तकरीबन 26 मिनट से ऊपर ये वीडियो चली गई है, फिर भी तमाम बातें पूरी नहीं हो सकी। बेटा इल्म जो है वो समंदर है। अगर आप देखें इसमें से अगर आप किसी एक चीज़ को लेके भी चल पड़े ना रिसर्च करने तो आपको साल हर साल तक उस पर इल्म हासिल करना पड़ेगा। इतनी तवील चीज़ें हैं, इतना वसी हमारा ये सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। लेकिन ज़ाहिर है एडीएस या एडीए और बीएस के लेवल तक आपको जितनी इब्तदाई मालूमात चाहिए थी वो मैंने उसकी आजिज़ाना सी काविश की है कि वो तमाम मालूमात आप तक पहुंच जाएं। अब मरहला ये रह जाता है कि अब आपकी सेल्फ़ राइटिंग की सलाहियत कितनी है। अगर आप अपने अंदर ये सेल्फ़ राइटिंग की सलाहियत पैदा करते हैं तो इतना सा स्केच देख के आप कई सवालात बना सकते हैं, बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत से ऑब्जेक्टिव्स आप इसके अंदर से तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ़ राइटिंग की जो है वो लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करें। आप लकीर के फ़कीर ना बने कि आपको एक रटा रटाया बना बनाया रेडीमेड सवाल मिल जाए, उसको आप बैठ के रट लें और पेपर में लिख के आ जाएं। मैं इंशाल्लाह इस हवाले से भी वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्रैमिंग से क्या क्या नुकसानात होते हैं, हमारा इम्तहानी निज़ाम कैसा है, हमारे यहाँ पे तालीमी निज़ाम कैसा है, स्पेशलाइजेशन क्या होती है। तकरीबन मुझे इस कॉलेज में पढ़ाते हुए 17-18 साल हो गए हैं। तो मैंने जो चीज़ें फ़ील की हैं हमारे तालीमी निज़ाम के हवाले से और हमारे इम्तहानी निज़ाम के हवाले से, उस हवाले से इंशाल्लाह मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ बना के आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा ताकि तालीम के साथ साथ आपका एक विज़न भी बने, आपका विज़न ब्रॉड हो और आप सोचने समझने के काबिल भी हों। ये ना हो कि सिर्फ़ आपने चंद अल्फाज रटे और जाके पेपर में लिख आए और नंबर हासिल कर लिए, डिग्री भी हासिल कर ली, लेकिन उसकी कोई यूटिलिटी ना हो, उसकी कोई प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन ना हो, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो जैसे ज़मीर जाफ़री ने कहा था किसी के नंबर कम आए ना, थर्ड डिविज़नर बन गया, तो वो ज़मीर जाफ़री कहता है कि ये डिग्री को मेरी लीजिए, अचार डालिए, मैं थर्ड डिविज़नर हूँ, मुझे मार डालिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कीप वॉचिंग नॉलेज हब। अल्लाह हाफ़िज़।